नमस्कार साथियों। आज की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की इस मॉर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ मिश्रा आज चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के कुछ मुख्य क्वेश्चन लेके इस पीडीएफ के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूं, अगर आप ये पीडीएफ को बिल्कुल दिमाग में उतार लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पेडागोजी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को टच कर चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस आगे आने वाली परीक्षाओं की प्रबल संभावना के साथ इसमें जोड़े गए हैं। हमारी टीम ने कई प्रयास के साथ, वैसे वीडियो कल ही आने वाली थी लेकिन किन्हीं कारणोंवश ये वीडियो आज पोस्ट की जा रही है, इसीलिए आप सभी इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझ लें, पढ़ लें और अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि आपका अपना चैनल इट्स योर टर्न यूपी टेट और सी टेट के लिए इस तरीके के कंटेंट आपके लिए लाना शुरू कर चुका है और आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। दूसरी बात, आज एक हिंदी विषय को लेकर हमारी शुरुआत होने जा रही है, जिसमें आज हिंदी की पहली वीडियो आपको कुछ ही देर में मिल जाएगी। आप सभी चैनल से जुड़े रहें और लगातार अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, अधिगम जो हमारी लर्निंग है उसको अभिप्रेरित यानी जो है कुल मिला के आगे बढ़ाने के लिए, प्रबलता देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए कौन सा अभिप्रेरित करने वाला है? तो बाह्य कारक है। विफलता से बचने के लिए तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, यह हमारे अभिप्रेरित को, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। हमारी लर्निंग जो है उसको मोटिवेट कौन करेगा? तो लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, ये अधिगम को अभिप्रेरित करेगा। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान रखें। बाह्य कारक नहीं होगा, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि हमारा ठीक उत्तर होगा। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने जो कारक थे उनमें से किसी एक कारक पर बहुत महत्व जोर दिया था, वो सब आप जानते होंगे। उसमें है आपका ऑप्शन 1, उन्होंने सामाजिक कारक पर जोर दिया था। वंशानुगत, मानसिक या शारीरिक में से कोई भी ठीक नहीं है। लेव वाइगोत्स्की जो सामाजिकता की बात करते हैं, सामाजिक कारक को जोर देते हैं और कारकों की अपेक्षा। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए अच्छा था, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। लेव वाइगोत्स्की जो है हर बार सीटीबी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, इसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो दोस्तों आप सभी ने इसका फार्मूला पढ़ा होगा। तो 16, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी दिक्कत पैदा करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके बीच रखा गया है। 16 साल के बच्चे के स्कोर 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? ऑप्शन ए 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो आप जब इसका फार्मूला लगाएंगे IQ का, तो ये निकल के आएगा उत्तर 4 यानी 12 वर्ष। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में तो कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन का एक प्रकार है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, इनमें से कौन सा सही है? राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय पर जो आधारित मूल्यांकन होगा वो राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। नंबर 2 है विद्यार्थियों के निदान में के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यदि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन होगा तो प्रत्येक विद्यार्थी से जुड़ने का जो है एक रास्ता खुलता है और कहीं ना कहीं उनको जानने में अधिक मदद मिलती है। तो यह प्रश्न विद्यालय आधारित मूल्यांकन यह विद्यार्थियों को जानने में मदद करेगा, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीखते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें सत्य नहीं है? नहीं है वाला प्रश्न आपको बहुत ध्यान रखना है। बच्चे कैसे सीखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चा कई तरीकों से सीखता है, बच्चा केवल कक्षा में ही सीखता है, बच्चा सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो देखिए बच्चा कई तरीकों से सीखता है, ये बात ठीक है, यानी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यह नहीं वाला पूछा गया। बहुत ध्यान रखिएगा, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत है, क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में ही नहीं सीखते हैं, बच्चे वातावरण से भी सीखते हैं, बच्चे अपने
पीयर्स यानी कि अपने साथी समूह होते हैं वहाँ से भी सीखते हैं। तो बच्चों के सीखने के कई तरीके हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल। यदि जब जब तक बच्चा स्वाभाविक रूप से रुचि नहीं लेगा वह सीख नहीं सकता है, लर्निंग उसकी वीक रहेगी। और बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। यह भी उत्तर बिल्कुल सही है ऑप्शन, लेकिन हमें नहीं वाला बताना है। तो ये ऑप्शन गलत है कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, यह बिल्कुल नहीं है। बच्चे अपने वातावरण, आस पड़ोस, घर परिवार सभी से सीखते हैं, क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला भी उसका घर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है? देखिए साथियों, सूक्ष्मगतिक कौशल वो कौशल होते हैं जिनमें हमारी छोटी इंद्रियों का या छोटी मांसपेशियों का जो प्रयोग होता है, और एक होता है स्थूल गतिक कौशल जिनमें हमारी जो है बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जैसे कूदना, दौड़ना। ये सब स्थूल गतिक कौशल है, क्योंकि इसमें हमारी पैरों की और हाथों का यूज़ होता है। और सूक्ष्म गतिक कौशल ऐसे हैं जिसमें हमारी, जैसे समझिए कि छोटी इकाई, जैसे कि उंगलियों का प्रयोग हो, जैसे लिखना हो गया, या आप कह सकते हैं कोई चीज़ पकड़ना हो गया। तो इसमें कूदना ये स्थूल गतिक कौशल है, दौड़ना भी, चढ़ना भी, ठीक है। इन सब में बड़े अंगों का प्रयोग होता है। लिखना हमारा क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल। ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिया? तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम जुबान पर रट लीजिए। बुद्धि परीक्षण बिने ने दिया था, बुद्धि परीक्षण बिने ने दिया था, अल्फ्रेड बिने। इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? विकलांग बच्चा, मैंने बताया था, यदि वह किसी भी रूप से शारीरिक विकार है, मानसिक विकार है, तो उस बच्चे को हमें अलग नहीं करना है, अलग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसकी विकलांगता के अनुसार विशेष स्कूल भेजना बिल्कुल नहीं भेजेंगे। अन्य छात्रों से दूर रखना बिल्कुल नहीं दूर रखेंगे। सबसे पहले प्रवेश परीक्षा का संचालन करना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि छात्र को हमें पढ़ाई से रोकना नहीं है। किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा या कोई भी, हमें उसके प्रवेश में बाधा नहीं डालनी है। और अगला आपका है कि अगला प्रश्न, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? तो आप जानते हैं, बच्चे जब सीखते हैं तो गलतियां करते हैं, बच्चे जब सीखते हैं तो गलतियां करते हैं। और उनकी गलतियां किस प्रकार की होंगी? अति सामान्यीकरण, विकासात्मक सरलीकरण। तो देखिए, अति सामान्यीकरण और चौथा विकल्प है एक दो में से कोई नहीं, एक दो तीन में से कोई नहीं। तो बच्चे जो गलतियां करेंगे वो अति सामान्यीकरण हो सकती हैं, विकासात्मक भी होंगी और सरलीकरण भी होंगी। लेकिन हमें सबसे वो सरलीकृत करके भी सीखेंगे, सरलीकृत और विकासात्मक भी होगी। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे सही विकल्प चुनना है। मैंने आपको बताया था चारों विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे सही विकल्प चुनना है, और जो आपका विकल्प जाता है विकासात्मक को, क्योंकि बच्चा जब गलतियां करेगा तभी विकास की ओर अग्रसर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, ठीक है। संगत की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सामाजिक, समाज से और मनोवैज्ञानिक यानी उसके कह सकते हैं कि व्यवहार से जुड़ी हुई आवश्यकताओं संबंधित नहीं है? संगत की आवश्यकता बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वह समाज में रहेगा तो संगति उसकी जरूरी है। प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन बिल्कुल जरूरी है, समाज में रहकर और सामाजिक अनुमोदन को ना हो ऐसा हो नहीं सकता। भावनात्मक सुरक्षा यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो आपका आखिरी उत्तर है, क्योंकि यह नहीं विकल्प पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, नहीं विकल्प। तो नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना, यह किसी भी प्रकार से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी आपको ध्यान रखना है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकता है उसमें आप समाज से अपने मनोस्तर पर जोड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी कृत्य अपशिष्टों का पदार्थ के बाहर निकलना, यह गलत ऑप्शन खुद ही दिख रहा है, ऑब्वियस है। तो अगले प्रश्न पर हम आते हैं, कॉलर का यह सिद्ध करना था कि सीखना। तो आप जानते हैं कॉलर ने क्या सिद्ध करा था? ये सिद्ध करा था कि सीखना जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ होता है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक कार्य है और व्यक्ति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्ष है। तो देखिए, कॉलर ने ये बताया था कि सीखना जो है एक संज्ञानात्मक कार्य होता है। यह परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में आती हैं कि कॉलर के द्वारा, स्किनर के द्वारा ये क्या परिभाषा दी गई? तो कॉलर ने कहा था संज्ञानात्मक कार्य है, संकार्य है। सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है, यह कॉलर के द्वारा कहा गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्रिया प्रस्तुति अनुकूलन सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सालों से पढ़ते आ रहे होंगे। यह इसलिए रखा गया है क्योंकि जब हमारी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो आप ध्यान रखिए, क्रिया प्रसूत स्किनर, क्रिया प्रसूत स्किनर, क्रिया प्रसूत स्किनर, इसको रट लीजिए, ध्यान कर लीजिए, हमें भूलना नहीं है। क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया था। अगला प्रश्न है, मिरर ड्राइंग परीक्षण हेतु मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण, यह आपकी देखिए परीक्षणों में से
आपके प्रश्न हमेशा बनते हैं और ये परीक्षण जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षण है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। मिरर ड्राइंग परीक्षण हमेशा हमारी लर्निंग यानी अधिगम के लिए, तो आपका ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन बिल्कुल सी, क्योंकि ए पर तो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए और नैतिकता के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। मिरर ड्राइंग परीक्षण आपके अधिगम के लिए प्रयुक्त होता है, रट लीजिए, मिरर ड्राइंग अधिगम, मिरर ड्राइंग अधिगम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? हम जब जो आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र है उसका पहला पद प्रतिपुष्टि है या शिक्षण है, योजना बनाना है, प्रस्तावना है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद तो प्रतिपुष्टि इसके प्रथम चक्रों में से नहीं है। शिक्षण योजना बना, तो पहला हमारा काम किसी भी शिक्षण चक्र के लिए या किसी भी शिक्षण के लिए क्या होगा कि हम उस शिक्षण के लिए एक योजना तैयार करें, योजनाबद्ध तरीके से सोचना शुरू करें, फिर उसको प्रतिपादित करें। तो पहला क्या हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण चक्र के लिए? तो शिक्षण चक्र में पहला होगा योजना बनाना, योजना बनाना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने? तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि परीक्षण बिने, अल्फ्रेड बिने ने दिया था, और मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन, मानसिक आयु बिने साइमन, मानसिक आयु बिने साइमन, ध्यान रखिएगा, बुद्धि का अल्फ्रेड बिने और मानसिक आयु बिने साइमन ने दिया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से बनाया? तो देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न सिद्धांतों से हमें मिलते हैं, जिनमें थॉर्नडाइक हैं, आपके स्किनर हैं और कई सिद्धांत हैं जो आपके यहाँ मिलते हैं। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे, थॉर्नडाइक ने अधिगम का, प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक प्रयास भूल, थॉर्नडाइक प्रयास और भूल का सिद्धांत, अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत नाम से इनका शीर्षक था। अगला प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन सी मनोवैज्ञानिक भाषा से संबद्ध है? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा से संबद्ध है? तो मनोवैज्ञानिक भाषा के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था, पावलोव, बिने, चॉम्स्की या मास्लो। तो आप ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक भाषा जो आपकी होती है वो इन चारों में से केवल और केवल चॉम्स्की आपकी मनोवैज्ञानिक भाषा से संबंधित है, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी, बिने आपके बुद्धि से हैं, पावलोव ने आपका सिद्धांत दिया था, और जो चॉम्स्की है वो आपके किससे रहेंगे? मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता आपके थॉर्न है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम पढ़ते रहते हैं हमेशा और परीक्षाओं में आया हुआ भी है, तो इसमें इतना कंफ्यूजन होने की मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होती है। तो आप ध्यान रखिए, संकलनात्मक परामर्श आपके थॉर्न है, आपको ये तो याद ही होगा। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन था। किंडरगार्टन विधि, ये भी सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन इसीलिए है क्योंकि ये जो विधियां हैं अधिगम से संबंधित, ये कई बार परीक्षाओं में दोहराई जाती हैं, इसलिए इनको उंगलियों पर याद रखिए, उंगलियों पर याद रखिए कि विधि पढ़ते ही हमने उसका उत्तर फटाक से दे दिया। तो किंडरगार्टन विधि आपकी फ्रोबेल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि डिसलेक्सिया पठन संबंधी दोष होते हैं, लेखन संबंधी नहीं है, पढ़ने संबंधी। आपका बी उत्तर ठीक हो जाएगा। छात्रों के आवंटित व्यवहार के संशोधन हेतु प्रभावी विधि कौन सी है? छात्रों के अवांछित व्यवहार, यदि छात्र कोई गलत व्यवहार करता है तो हमें क्या करना है? तो हमें पता है, हमें बच्चे को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना है, उसे कभी भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करना है जिससे वह अधिगम को अरुचि पैदा करे। उसके माता पिता को सूचित करेंगे, उसको दंडित करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उपचार करें। तो हमें हमेशा बच्चों को सहायता की दृष्टि से आगे बढ़ाना है, तो हम उसके कारणों का पता करेंगे। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको हमेशा बच्चे को, छात्र केंद्रित शिक्षा को देखते हुए उत्तर देना है। चारों विकल्प सही हो सकते हैं, उसमें से सबसे सही उत्तर ढूंढना है। कभी भी छात्र को केंद्र में ना रखकर उत्तर नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा। तो छात्र को दंडित करना, नजरअंदाज करना, ये सब बिल्कुल गलत है। हमें छात्र को केंद्रित करते हुए कि वह शिक्षा को सीखने में रुचि भी पैदा करे, तो हमें उसके कारणों का पता लगाकर फिर आगे बढ़ना है। अधिगम का पठार है, अधिगम का जो पठार होता है, जो हमने अधिगम के पठार पढ़े हैं, आप सभी को इस पर भी एक विशेष वीडियो में लेकर आऊँगा। आज फिलहाल इस पर सूक्ष्म चर्चा करते हैं कि जो अधिगम का पठार होता है वो क्या होता है? अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। तो अधिगम का जो पठार होता है वह उसका अवरुद्ध वर्धन होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इस पर मैं अधिगम के पठार पर एक वीडियो लेकर जरूर आऊँगा कुछ ही दिनों में, आप सभी चैनल पर बने रहें और ये इसको ध्यान रखें कि अधिगम का पठार अवरुद्ध वर्धन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति का कारण नहीं है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। विस्मृति का कारण सीखने की कमी, स्मरण रखने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, और चौथा है आपका सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो जो आपकी विस्मृति है, जो बार बार आप चीज़ों को भूल जाते हैं, ये आपकी क्या है? सीखने की कमी है,
या स्मरण करने की इच्छा है, मानसिक द्वंद्व है, या फिर आपका सीखने की दोष प्रवृत्ति है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो विस्मृति का कारण नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें कहो स्मरण रखने की इच्छा या कारण नहीं होगा, क्योंकि विस्मृति कब होगी, जब सीखने में कमी होगी, मानसिक द्वंद्व होगा, या सीखने की विधियाँ दोषपूर्ण होंगी, किसी कारण से दिक्कत पैदा करेंगी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन नहीं वाला पूछा गया तो हम आंसर बी की तरफ जाएंगे, स्मरण करने की इच्छा, ठीक है। तो यह इसका कारण नहीं होगा। जो संबंध स्किनर का चूहों से है, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, वही संबंध को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पिछले एग्जाम में और आगे भी इसके आने की संभावना इस बार 90% तक है। स्किनर का संबंध चूहों से, थॉर्नडाइक का संबंध बिल्लियों से, तो वही कोहलर का संबंध किससे था? तो ये आप सभी को बिल्कुल मन में बिठा लेना है। स्किनर ने आपका चूहों से संबंधित प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से संबंधित था। तो आपका ये जो कोहलर का है यह वन मानुषों से था। यह बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, गलत ऑप्शन भी लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रख लीजिए कि स्किनर चूहे, थॉर्नडाइक बिल्ली और कोहलर आपके वन मानुषों से संबंधित थे, मुर्गियों, कुत्तों, बंदरों से नहीं थे, वन मानुषों से। अगला है अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, ठीक है। अधिगम में जब दोष होता है तो वह अधिगम अक्षमता होती है। कौन सा पद परिभाषित करता है गणित संबंधी को? तो नीरसता संबंधी दोष, पठन संबंधी दोष, गणना दोष। तो गणित संबंधी गणना दोष, गणित संबंधी गणना दोष, ये बात बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा लेनी है, याद रखना है। और आज का ये अंतिम प्रश्न कि CWN का अर्थ क्या है, बिल्कुल ध्यान निकलेगा। CWN विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो CWSN जो आपका है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज के प्रश्न पसंद आए होंगे और इसी तरीके की प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, कुछ टॉपिक्स को लेकर हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। बस आप कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहें, देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें साथ में। और आज की हिंदी की वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए, सभी को नमस्कार।